हेमंत जी मेरा बड़ा दादा है, भाई है। हेमंत जी का सपोर्ट में आना चाहिए था। मोदी जी का नेतृत्व में आसाम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिल के हम लोग पूर्वोदय के लिए काम करेंगे। कांग्रेस का सर टीएमसी के बाद यहाँ पर भी कांग्रेस का टुकड़ा साफ कर पूरा दिया साफ है। हो गया, पूरा सुपड़ा साफ ही होगा। कुछ बताना चाहूँगा आपको। जो हमारा हिंदू लीगल फंड रेजिंग इस समय चल रहा है और जिसकी सहायता से हम बना रहे हैं लीगल सपोर्ट नेटवर्क, और इस लीगल सपोर्ट नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का स्नेह और समर्थन मिला है और कई सारे वकील, प्रसिद्ध वकील भी हमसे जुड़ गए हैं। और ये समझ लीजिए कि 20-25 लोग तो एक्टिवली जुड़ चुके हैं और भी जुड़ते रहेंगे। और हम सब मिल के जो लोग धर्म के लिए वास्तव में लड़ रहे हैं और उनके प्रति झूठे और सच्चे तरह तरह के केस हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए ये लीगल फंड क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनको अच्छी से अच्छी लीगल सहायता मिल सके, ना कि केवल जो प्रो बोनो टाइप की और हल्की फुल्की सहायता होती है उस तरह की नहीं, जो बेस्ट लीगल एडवाइस है वो मिल सके। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब हेमंत बिश्व शर्मा ने भी शपथ ले ली है और हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ लेने के साथ साथ जो पूरा ईस्टर्न सेक्टर है वो हो गया है सील, और उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है कहाँ पर? बांग्लादेश में। यहाँ तक कि बांग्लादेश में फॉरेन मिनिस्ट्री का जो एडवाइज़र है, मज़े की बात है कि उसका नाम भी हुमायूं कबीर है, और वो हुमायूं कबीर कह रहा है कि हम बांग्लादेशी जो है, हमको कोई कांटेदार तार नहीं रोक सकता। मतलब उनका ये कहना है कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो भारत में घुसे, भारत में घुस के और अपने अपने वहाँ पर हिसाब किताब करें, पैसा भी कमाएं और पैसा कमाने के साथ साथ भारत का इस्लामीकरण भी करें। वास्तव में ये प्रोजेक्ट जो है अब ये रोक दिया गया है। अब ये रोकने के बाद इसको पीछे हटाने का काम जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा जी तो पहले से ही कर रहे हैं, और अब जो है शुभेंदु अधिकारी भी इसमें लग रहे हैं। आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था कि रेड रोड पे नमाज बंद। अच्छा चलिए, रेड रोड पे नमाज बंद है तब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया था आपको, बल्कि वो बाद में मेरे ध्यान में आई, और वो ये है कि यहाँ पर भी लाउड स्पीकर वाला नियम लागू हो गया है जो उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नियम जो भी वो आपका पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर जो है वो एक राष्ट्रीय लेजिस्लेशन है, नेशनल लेजिस्लेशन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग से बनाया गया। ये बात अलग है कि उसका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है अभी तक। और वहाँ पर यह है कि आप लाउड स्पीकर भले लगाएं, लेकिन लाउड स्पीकर की जो लिमिट है वो 65 डेसिबल दिन में वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और 65 डेसिबल जो है वो मैं आपको बताऊँ वो कितनी होती है, जितना मैं इस समय बोल रहा हूँ ना उससे थोड़ी सी कम होती है। जितनी आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है उससे भी कम होती है। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी आपको लाउड स्पीकर लगाना है अवश्य लगाएं, लेकिन उसकी जो आवाज़ है आपके परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। यही नियम अब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल में भाई मौलाना लोगों में दो तरह के रिएक्शंस हैं, दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक तो हमारे अल्तकैया वाले हैं, वो कह रहे नहीं नहीं साहब, हम तो हमेशा से सेक्युलर थे, और सेक्युलर का मतलब होता है कि हम हिंदू धर्म का पूरा आदर करते हैं। वो अलग बात है कि जब कभी रामनवमी की यात्रा निकलती है या दुर्गा माता का, काली माता का विसर्जन की यात्रा निकलती है तब उसके ऊपर पत्थर वत्थर फेंक देते हैं कभी कभी, लेकिन वो साहब हमारा शगल है, शौक है। वो क्या है कि हमारे हाथ जो है वो हमारे बस में नहीं रहते। वो इतने दिनों का इंडोक्ट्रिनेशन है तो वो हाथ ऑटोमेटिकली चल जाते हैं, पत्थर ऑटोमेटिकली हमारी छतों पर आ जाते हैं, और वो कभी कभी ऐसा गलत हो जाता है। लेकिन अब तो हम बहुत सावधान हैं, हम तो पूरी तरह से सेक्युलर हैं। अरे बंगाली कल्चर है भाई, यहाँ तो पूरा सारा का सारा सब कुछ एक रस है, एक आत्म है। हम भी दुर्गा पूजा में उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं जितना हिंदू करते हैं।
इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही हैं, इस तरह की बातें बंगाल में सुनाई पड़ रही हैं। खैर, ये बातें जो है वो असम में तो बहुत पहले सुनाई पड़ना बंद हो गई थी, क्योंकि असम का मामला जो है वो एक अलग लेवल पे पहले ही जा चुका है, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा एक हेमंत बिश्व शर्मा को मिल चुका है। उसके पहले वो 5 वर्ष तक मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में ही, तो जो उसकी आधारशिला थी वो उन्होंने उसी राज्य में रखी दी थी। और वो तो ओपनली कहते हैं कि साहब मैं तो पुश बैक करता हूँ, लेकिन मैं पुश बैक करता हूँ, बंगाल से घूम के वापस आ जाते हैं, लेकिन अब बंगाल से घूम के वापस नहीं आ पाएंगे। एक और बीएसएफ ने किया है काम। बीएसएफ ने पहले तो 2 तस्करों को गोली मार थी। कल कूच बिहार में, जी कूच बिहार बंगाल में आता है, कूच बिहार में घुसपैठ करते हुए 7 बांग्लादेशी पकड़ लिए गए। अब आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ लिए ये, पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़े ये। अब उनको बीएसएफ ने दिए या क्या दिए, ओपन में तो ये आया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़े। कभी आपने पहले सुना था पश्चिम बंगाल पुलिस घुसपैठियों को पकड़ती थी? बल्कि जब 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया गया था, तो सबसे अधिक जो प्रोटेस्ट था वो पंजाब में भगवंत मान की गवर्नमेंट ने और बंगाल में ममता दीदी की गवर्नमेंट ने ही किया था। ममता दीदी के सारे मंसूबे अब ध्वस्त हो चुके हैं। ममता दीदी की सरकार अब जा चुकी है, तो अब ममता दीदी चुपचाप बैठी है। ममता दीदी के सामने संकट है। उनके जो तृणमूल के लोग हैं, वो किराए के लोग हुआ करते थे, वो किसी आइडियोलॉजी के कारण तो तृणमूल के साथ में थे नहीं, वो केवल इसलिए तृणमूल के साथ में थे कि तृणमूल के हाथ में सत्ता थी, और सत्ता के साथ में सत्ता की शक्ति थी, और सत्ता की शक्ति से वे पैसे कमा सकते थे, धौंस जमा सकते थे, अत्याचार कर सकते थे, ये सारे काम कर सकते थे। अब जैसा मैंने कल कहा था कि जो अगला टियर है, यानी जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल है, उसके ऊपर नट बोल्ट टाइट करने का समय आ गया है। क्योंकि देखिए, अधिकतर पश्चिम बंगाल जो है वो रूरल है। यदि आप देखें तो वस्तुतः पश्चिम बंगाल में जिसको प्रॉपर सिटी कहते हैं ना, सिटी, वो सिटी जो है वो मुश्किल से 2 है, और 2 में से भी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, और वो 2 है कोलकाता और सिलीगुड़ी। इसी का यदि आप ले कि रूरल किस तरह से डोमिनेट करता है, तो आप बिहार का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ प्रॉपर आपको पटना के अलावा यदि कोई आप सिटी ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी नहीं। गया भी एक सिटी नहीं है, एक ओवरग्रोन गांव है, बाकी और कोई प्रॉपर सिटी नहीं है। और पटना भी क्या है, पटना में आज तक कोई एक 5 स्टार होटल नहीं है भाई, किस तरह का सिटी है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था बहुत पुराना, केवाल टाउन्स। तो ये केवाल टाउन्स, ये जो 5 जो थे, ये सिटीज़ तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही थे, यानी कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ। अब इलाहाबाद हो गया प्रयागराज। इसके अतिरिक्त नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। वैसे और आगे चलेंगे तो आपको मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, ये भी कम नहीं मिलेंगे। अब तो अयोध्या जी देख लीजिए कहाँ पहुँच गए, गोरखपुर, इतने सारे सिटीज़ हैं। राजस्थान में आइएगा तो आपको जयपुर के अलावा जोधपुर मिल जाएगा, उदयपुर मिल जाएगा, बीकानेर मिल जाएगा, कोटा मिल जाएगा, बड़े बड़े सिटीज़। तो अब पश्चिम बंगाल के लिए यह आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल भी इस तरह का एक कंग्लोमरेट, एक अर्बन कंग्लोमरेट ये डेवलप करे। और इसके लिए सबसे उपयुक्त जो स्थान मुझे लगता है वो दीघा लगता है। दीघा कोस्टल टाउन है। दीघा एक बीच टूरिज़्म के लिए बड़ी उपयुक्त जगह है। दीघा तक ट्रेन भी जाती है, वो ट्रेन सर्विसेज जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं। तो
फास्ट ट्रेन से और कनेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल केवल लोकल ट्रेन चलती है वहाँ पर। उसके अतिरिक्त जो टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व है आपके अलीपुर द्वार कूच बिहार में, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको भी एक डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। दार्जिलिंग तो है, लेकिन दार्जिलिंग में भी आपको बताया कि दार्जिलिंग में भी उतना अट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट इत्यादि की, टूरिज़्म इत्यादि की जो सुविधाएं हैं, विशेषकर टूरिस्ट की जो सुविधाएं हैं, वो अन्य स्थानों के तुलना में इतनी अधिक नहीं है। जैसे आप शिमला जाते हैं, शिमला के आसपास जो है वो दर्जनों 5 स्टार होटल्स हैं, दार्जिलिंग में नहीं मिलते हैं ऐसे, इक्के दुक्के। अब अगला जो डेस्टिनेशन है वो ट्रेन से सिक्किम को जोड़ना है। अब ट्रेन से सिक्किम आरंभ हो चुकी है, रांगपो तक जो है, वो रांगपो जो एंट्री पॉइंट है वहाँ तक तो है, गंगटोक तक भी जाने का प्लान है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनने वाला है। गूगल ने ऑलरेडी कह दिया है कि गूगल वहाँ पर एक अपना सेंटर खोलना चाहता है। वो किस प्रकार का सेंटर होगा ये अभी डिटेल्स नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की बिजनेस फ्रेंडली छवि है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि कोलकाता में भी बिजनेसेस आना आरंभ करेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि ये जो आपके टोलाबाजी, कट मनी, सिंडिकेट, ये सब का सब समाप्त हो। यद्यपि शुभेंदु अधिकारी जी ने इसके लिए इंस्ट्रक्शंस तो जारी कर दिया है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। यदि शुभेंदु अधिकारी जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके निर्देश जो उन्होंने पहले दिन जारी किए हैं, वो यदि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे साहब, तब तो पश्चिम बंगाल वाकई अपनी जो अपना जो खोया हुआ गौरव है वो प्राप्त कर लेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।